हर 10 साल में एक बार भारत एक बहुत बड़ा काम करता है, अपनी पूरी आबादी को गिनने का। लेकिन ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये तो एक तरह से पूरे देश का एक्सरे है। एक ऐसा एक्सरे जो हमें बताता है कि देश की सेहत कैसी है, उसकी चुनौतियां क्या हैं और उसका चरित्र कैसे बदल रहा है। तो आइए आज हम 2011 की जनगणना के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि वो हमें भारत के बारे में क्या बताती है। 1 अरब 21 करोड़ 2011 में भारत की जनसंख्या थी ये। मतलब ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आप उस वक्त हर भारतीय से सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी मिलने की कोशिश करते तो आपको 38 साल से ज्यादा लग जाते। सोचिए जरा। और अगर इसे ग्लोबल स्केल पर देखें तो पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 2011 में इस दुनिया में हर 6 लोगों में से एक भारतीय था। जी हां, ये आंकड़ा बताता है कि भारत कितना विशाल है और दुनिया के लिए कितना जरूरी। और इस पूरे महाअभियान का एक मोटो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, नहीं, ये एक वादा था कि इन्हीं आंकड़ों की नींव पर देश का आने वाला कल लिखा जाएगा, नीतियां बनेंगी और डेवलपमेंट का रास्ता तय होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इन 121 करोड़ लोगों की। इनकी एक औसत कहानी क्या थी? मतलब अगर हम पूरे देश को एक मान लें तो 2011 में एक एवरेज भारतीय की तस्वीर कैसी दिखती थी? तो देखिए, राष्ट्रीय औसत कुछ इस तरह थे। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग। लिटरेसी रेट करीब 74%। लेकिन इन्हीं नंबरों के बीच एक आंकड़ा था जो बहुत बहुत ज्यादा चिंता की बात थी, और वो था चाइल्ड सेक्स रेशियो। 0 से 6 साल के बच्चों में हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 919 लड़कियां। ये नंबर एक बहुत गहरे सामाजिक संकट की घंटी बजा रहा था। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सच तो ये है कि ये जो राष्ट्रीय औसत है ना, ये एक तरह का भ्रम है। सच कहें तो भारत में कोई औसत होता ही नहीं। यहां सिर्फ एक्सट्रीम्स हैं, विषमताएं हैं, जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पर लिटरेसी को ही ले लीजिए। एक तरफ है मिजोरम का सेरछिप जिला, जहां लगभग 100% लोग पढ़े लिखे हैं, और दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जहां 10 में से 6 से ज्यादा लोग पढ़ लिख ही नहीं सकते थे। सोचिए, एक ही देश और शिक्षा की दो बिल्कुल बिल्कुल अलग दुनियाएं। अब जरा पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 36,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, और फिर है अरुणाचल की दिबांग वैली, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ एक इंसान। एक तरफ इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं, और दूसरी तरफ मीलों तक सिर्फ सन्नाटा। और अब वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, सेक्स रेशियो। पुदुचेरी के माहे जिले में हर 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं, जो एक बहुत ही हेल्दी समाज की निशानी है। लेकिन फिर हम देखते हैं दमन को, जहां ये नंबर गिरकर सिर्फ 533 पर आ जाता है। मतलब आधे से भी ज्यादा का फर्क। सवाल ये है कि आखिर एक ही देश में महिलाओं की स्थिति में इतना बड़ा अंतर क्यों? तो इन नंबरों के पीछे की असल कहानी क्या है? खासतौर पर ये जो सेक्स रेशियो में इतना बड़ा फासला है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये कहानी है समाज की सोच की, उसके इतिहास की और उसकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की। तो सवाल सीधा है, पूरे भारत में ये लिंगानुपात इतना अलग अलग क्यों है? आखिर वो कौन सी वजह हैं जो इन आंकड़ों को शेकाल दे रही हैं? चलिए पहले केरल की बात करते हैं। देखिए, केरल की जो सक्सेस स्टोरी है वो रातों रात नहीं बनी। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दशकों से वहां महिला शिक्षा पर जोर दिया गया है। फिर वहां नायर जैसे समुदायों में मातृवंशीय परंपराएं रही हैं, जहां महिलाओं का दर्जा हमेशा से ऊंचा रहा। और जब इसमें बेहतर हेल्थ केयर और अपने अधिकारों के लिए जागरूकता जुड़ जाती है, तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की कहानी बिल्कुल उलट है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जमीन के दाम आसमान पर पहुंच गए, और क्योंकि समाज में विरासत और जमीन का हक बेटों का माना जाता था, तो बेटे की चाहत और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी पितृसत्तात्मक सोच ने मेडिकल टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके कोख में ही बेटियों को मारने का चलन बढ़ा दिया। मतलब पैसा तो आया, लेकिन सामाजिक सोच बहुत बहुत पीछे रह गई। और एक बात साफ समझनी होगी, जब किसी समाज में महिलाओं की संख्या इतनी तेजी से कम होती है, तो वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं रह जाता। नहीं, वो एक टिक टिक करता हुआ सामाजिक टाइम बॉम्ब बन जाता है। और जब ये फटता है, तो इसके नतीजे होते हैं बढ़ा हुआ क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक बिखरता हुआ समाज। लेकिन रुकिए,
कहानी सिर्फ इन विषमताओं की नहीं है। ये आंकड़े किसी वैक्यूम में नहीं बने हैं। ये एक बहुत लंबी यात्रा का हिस्सा है। तो चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि वक्त के साथ भारत की ये तस्वीर बदली कैसे है। हम पॉपुलेशन डेंसिटी की ही बात करें। 1901 में ये सिर्फ 77 थी। फिर आया 1921 का साल, जिसे द ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, क्योंकि तब तक महामारियों और अकाल की वजह से आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन आज़ादी के बाद एक तरह का जनसंख्या विस्फोट हुआ और 2011 आते आते ये आंकड़ा 382 पर पहुंच गया। अब जाहिर है, इतनी तेजी से बढ़ती आबादी एक चुनौती भी थी, तो इससे निपटने के लिए एक टारगेट रखा गया, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी का। पहले ये टारगेट था 2045 तक का, लेकिन बाद में ये महसूस किया गया कि भारत के हर राज्य की अपनी अलग रफ्तार है, अपनी अलग चुनौतियां हैं। इसलिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। ये इस बात को मानना था कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो सारी बातें हमने की, ये सब तो 2011 की कहानी है। आज के भारत के लिए इन आंकड़ों का क्या मतलब है? और ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि ये जो पूरा पोर्ट्रेट है, ये जो पूरा एनालिसिस है, ये 2011 का है। बस उस एक पल का एक स्नैपशॉट। और उस स्नैपशॉट को लिए हुए लगभग 1.5 दशक होने को आए हैं। इन सालों में भारत कितना बदल गया है सोचिए। एक डिजिटल क्रांति आ चुकी है, शहर तेजी से फैले हैं और एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी बड़ी हो गई है, जिनकी सोच, जिनकी प्राथमिकताएं शायद उस दौर से बिल्कुल अलग हों। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब अगली जनगणना होगी, जब उसके आंकड़े सामने आएंगे, तो वो भारत की कौन सी नई तस्वीर दिखाएंगे? क्या ये जो जमीन आसमान के फर्क हमने देखे वो कम होंगे, या फिर कोई ऐसी नई चुनौती हमारे सामने खड़ी होगी जिसका हमें आज अंदाजा तक नहीं है? खैर, इसका जवाब तो अगली जनगणना के पन्नों में ही छिपा है।